बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के 2019 के क्वेश्चन पेपर के बारे में देखेंगे। और ये हम इसलिए देखेंगे क्योंकि 20 को हमारा पेपर हुआ था और उसके बाद 21 में नहीं होने के बाद हम अभी 2022 में पेपर को दे रहे हैं। तो कुछ ऐसा होता है, एक साल पहले के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। तो मैं उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज यहाँ पर उत्तर को हम किस तरीके से लिखेंगे कि फिर से हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिले, इसके बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगी। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसका पैटर्न आप देख रहे हैं, ये 75 का है, जो कि अभी भी लागू है। 75 में से 25 मार्क्स जो है हमारे प्रोजेक्ट नंबर और असाइनमेंट पर हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें जो प्रश्न पहला है आप देख रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनमें 3 खंड है, खंड अ, खंड ब और खंड स, जहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न और उचित संबंध जोड़िए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये प्रत्येक खंड में 5 हैं और 3 खंड है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर टोटल 15 नंबर हैं। आइए हम इसको यहाँ पर भी देखते हैं, क्योंकि ये जो मैं वीडियो है वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों और हिंदी मीडियम के बच्चों दोनों के लिए यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए उनके लिए भी मैं इस निर्देश को पढ़ देती हूँ। इंस्ट्रक्शंस में ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इट हैज़ 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए हैज़ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, बी match the following, and part C has fill in the blanks. Each part has 5 questions and carries 1 marks. It means totally 15 marks questions. आइए आप देखते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारे पास फिर से सही विकल्प चुनिए हैं, जहाँ पर हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये एक ऐसा आंसर है जहाँ पर हमको केवल सही और सही उत्तर को ही लिखना है। तो फिर से जैसा कि मैंने हर बार बताया, जो करेक्ट आंसर है उसको हमको लिखना है और उसी को ही पॉइंट वाइज लिखना है। कहीं पर भी कुछ डिस्क्रिप्शंस जैसी चीज़ें नहीं करनी है। आगे बढ़ने पर सेकंड, मैच द कॉलम या उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पर आपको फिर से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके सामने या तो नंबरिंग करनी होगी, या तो फिर ये जो प्रश्न है उसके सामने जो राइट आंसर्स का नंबर वाला पॉइंट है उसको वहाँ पर लिखना होगा। हम पार्ट बी के बाद पार्ट सी पर चलते हैं। पार्ट सी पर यहाँ पर खालिस्तान या फिल इन द ब्लैंक्स, तो जो करेक्ट आंसर है उसको हमको इन ब्लैंक्स में लिखना होगा। और इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अब सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर। ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 से 6 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। 2 to 6 आर वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। और अब यहाँ पर हमको दी हुई है कि आपको कितने लेंथ में इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड लिमिट ऑफ आंसर इज 30 वर्ड। 30 शब्दों में हमको इसको ख़त्म करना। जैसा कि अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, इनमें यहाँ पर आप देखिए जो सामने नंबर लिखा होता है इनके, उसके आधार पर ही हमको इसे डिस्क्राइब करना चाहिए। यदि आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है 1 + 1 = 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन के आंसर को टू द पॉइंट 2 पॉइंट में देना है, जिससे कि हमको पहले पॉइंट पर पहला नंबर और दूसरे पॉइंट पर दूसरा नंबर मिल सके। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी गांव के गरीबों के हितों की व्यवस्था के लिए किए जाने वाले 2 कार्य लिखिए। सामने नंबर है 1 + 1 = 2। इसको ही मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। राइट 2 वर्ड्स टू मेक वेलफेयर फॉर पुअर्स इन योर विलेज। अब यदि मैं इसे इस प्रकार लिखती हूँ कि जनता की मूल आवश्यकताओं को जानना होगा, प्राथमिकताओं के आधार पर हित एवं लाभ की सूची बनानी होगी, और मैं इसे ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने पूरे एक साथ लिख दिया है और 1 + 1 का ऑप्शन मेरे सामने है, तो ऐसे में ये जो लेंथ है और उसके अकॉर्डिंग नंबर देने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हो सकता है आपको 2 नंबर की जगह पर
1.5 नंबर मिल जाए, आधा नंबर आप छोड़ दें। तो इसके लिए आपको इसे इस तरीके से लिखना होगा, जनता की मूल आवश्यकताओं को जानना होगा, प्राथमिकता के आधार पर हित एवं लाभ की सूची बनानी होगी। इसका मतलब ये है कि आपके पास यदि ये 2 पॉइंट हैं तो मैं आपको अब इसका ये आइडियल आंसर दिखाती हूँ। इस आइडियल आंसर में हमारे सामने यहाँ इस तरीके से ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई हैं। ये देखिए, ये गांव के विकास के लिए जो सेकंड ये वाला, जनता की मूल आवश्यकताओं को जानना होगा, प्राथमिकता के आधार पर हित एवं लाभ की सूची बनानी होगी, 1 + 1 = 2। पहले पॉइंट पर 1 नंबर, दूसरे पॉइंट पर 1 नंबर, और हमें पूरे 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमको बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। आइए अभी हम इसके आगे चलते हैं। उसके पहले एक बार मैं इसे इंग्लिश में भी डिस्क्राइब कर देती हूँ। इफ़ यू राइट फॉर द आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, 2 mix answer should be elaborate 2 points and answering points point wise 1 by 1 or 2 lines appropriate. Okay, it means you should be right answer in point wise, point by point, first point and second another point। इसी पर आधारित आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें केवल 2 मार्क्स अकेला इस तरीके से लिखा हुआ है, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि 1 + 1 = 2। और क्वेश्चन है यहाँ पर कि बाजार से क्या आशय है। ये क्वेश्चन हमको दिख रहा है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर भी आपको सीधे सीधे 2 नंबर यहाँ दिख रहे हैं। तो ऐसा यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आपको इसे मोर देन 4 और 5 लाइन्स में कंप्लीट करना है। मोर देन 4 और 5 लाइन्स, इसमें आपका ये कंप्लीट जो 2 नंबर से 2 मार्क्स है वो आपको पूरी के पूरी तरीके से मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भारत के 2 औद्योगिक प्रदेश के नाम लिखिए या राइट द नेम्स ऑफ द 2 इंडस्ट्रियल स्टेट ऑफ इंडिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल ये आ सकता है क्योंकि पिछले साल ये नहीं पूछा गया था और 1 साल के पहले के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, पिछले साल तो खैर आपके एग्जाम्स हुए नहीं थे तो उसके पहले के पेपर में ये नहीं पूछे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन, बाजार से क्या आशय है, व्हाट इज मीन बाय मार्केट, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। इन 3 प्रश्नों की तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए, हो सकता है ये इस बार पूछे जाएं क्योंकि ये पिछले साल नहीं पूछे गए थे। आइए अब हम आगे के प्रश्नों में चलते हैं। आगे हमको दिख रहा है कि प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक अति लघुत्तरी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 to 10 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है। फिर से यहाँ पर शब्द सीमा दी गई है, वो है 50 शब्दों की। आप यहाँ देख रहे हैं कि ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स और मैक्सिमम वर्ड लेंथ लिमिट है 50 वर्ड्स। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें फिर से, यहाँ पर हमको फिर से पहले प्रश्न की तरह 1 + 1 + 1 3 पॉइंट में इसको डिस्क्राइब करना है। यदि ऐसा आपको दिख रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि उन प्रश्नों को आप पॉइंट वाइज दे सकें और पॉइंट जो है वो एक के बाद एक रिस्पेक्टिवली सही तरीके से लिखे हुए हों, जिससे अगला पॉइंट जो है वो पहले पॉइंट से पूरी तरीके से क्लियर हो, वो अलग हो और उसके बाद हम नेक्स्ट अगले पॉइंट को लिखें। तो यदि ये ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसको आपको फिर से पॉइंट वाइज यहाँ पर लेना है। फिर से इस बार के इस प्रश्न में प्रश्न नंबर 9, सूचना के अधिकार अधिनियम से मिलने वाले 3 लाभ लिखिए। राइट 3 एडवांटेज ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। RIA क्या है, इसके लिए हमको 3 लाभ यहाँ पर लिखने हैं। ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से देख लेना है। और इसके लिए अब हम देखते हैं कि ये देखिए 1 + 1 + 1 मतलब ये 3 पॉइंट में यहाँ पर चल रहा है। इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से यदि हम लिखें तो ये हमको पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास आंसर की है। आंसर की में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट,
एंड ये सेकंड और ये थर्ड, 3 लाइंस में इसको कंप्लीट किया गया है। फर्स्ट पॉइंट के लिए फर्स्ट, सेकंड के लिए सेकंड और थर्ड के लिए थर्ड। तीनों नंबर को हम मिलाते हैं तो हमें यहाँ पर पूरे के पूरे 3 नंबर मिलते हैं। अब यदि ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो नंबर है सीधे के सीधे ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट ना हो करके, यदि 3 नंबर का सीधा दिया हुआ हो, तब हमको इसको कम से कम 8 से 10 लाइन पर इसको ख़त्म करना है। 8 से 10 लाइन, इसका मतलब कि 3 नंबर के लिए 2-2 लाइन, 1-1 नंबर, ईच 2 लाइन्स फॉर 1 मार्क्स। तो ये हमको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से यदि ये 3 नंबर का है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पर 9 और 10 हो सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर अगर हमको इलेबरेट करना पड़ता है कि डिफरेंस बताइए कि दोनों में क्या अंतर है। कुछ उस टाइप के भी प्रश्न हैं जो आगे हैं हमारे पास। उसके पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें आंतरिक विकल्प हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पर 11 to 14 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन हैज़ इंटरनल ऑप्शंस, जहाँ पर भी इंटरनल ऑप्शंस हैं तो ऐसे में हमें उन क्वेश्चंस को बनाना चाहिए जो क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आते हैं। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन विच हैव इंटरनल ऑप्शंस, चूज टू राइट द आंसर विच यू नो बेटर। आप जिसको बहुत अच्छे से जानते हैं उस प्रश्न को लीजिए और उसको वहाँ पर लिखिए, इलेबरेट कीजिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, ये जो है फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 + 1 + 1 + 1, फिर से यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स दे दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू 4 मार्क्स। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के आंसर को रिस्पेक्टिवली 1 by 1 4 पॉइंट्स में आपको इसको डिस्क्राइब करना है। तो ये क्वेश्चंस मैं फिर से पढ़ देती हूँ। राइट योर थॉट्स फॉर लेस लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन्स एज कंपेयर्ड टू मेन इन इंडिया, एनी 4। तो आपको इसको यहाँ पर कोई भी 4 रीज़न देने हैं और इसको यहाँ पर आपको बताना है। तो ये चीज़ें आप जब करेंगे तब बिल्कुल बहुत ही सावधानी से आपको करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के आंसर में हमें पॉइंट टू पॉइंट उन्हीं बातों को लिखना है जो बातें पूरी तरीके से फैक्ट हों और सही सही हमको वहाँ पर डिस्क्राइब करना है। इसके पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले 3 कारक लिखिए। राइट 3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ओरिजिन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। अब जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं उनके लिए आपको 3 फैक्टर्स लिखने हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से जो नंबर है आप देख रहे हैं कि 1 + 1 + 1, 3 नंबर यहाँ पर है। तो हमको इसको कैसे लिखना है, यहाँ पर हम क्लाइमेट दे रहे हैं, यदि पहला हो तो हम क्लाइमेट देंगे, जलवायु देंगे। यदि आपकी हेडिंग सही है तो वहाँ पर आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे और फिर उस क्लाइमेट को आपको डिस्क्राइब करना होगा विदिन 2 और 3 लाइन्स फिर से, तो वो उसमें आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आपके यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स हैं, एनी टाइप कोई भी 3 पॉइंट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि इतने जो पॉइंट हैं वही आपके पॉइंट होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आप देखेंगे, कोई भी 3 बिंदु आपके पास आ सकते हैं। वो बिंदु सही होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। यदि वो टॉपिक सही है तो उस पर आधा नंबर, और उसके बाद हम उसकी शॉर्ट डिस्क्राइब करेंगे उसको। तो जो हम शॉर्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं उस पर हमारे हाफ मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी 3 वहाँ पर हेडिंग देंगे और उन 3 हेडिंग्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो जो हेडिंग है उनमें हाफ मार्क्स होगा और जो उनके सामने डिस्क्राइब हम करेंगे 2 और 3 लाइन्स,
उनमें हाफ मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1 एंड हाफ प्लस हाफ 1 इज इक्वल टू आपके सामने यहाँ पर 3 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको अच्छे से व्याख्या करनी है। आइए अब हम आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे यहाँ पर 11 नंबर के क्वेश्चन के बाद फिर से एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप सभी इंग्लिश और हिंदी मीडियम जिस भी मीडियम्स के स्टूडेंट हैं दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको राइट डाउन कीजिए। लिखिए कि विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव के 4 प्रभाव लिखिए। राइट 4 impacts of changes in the situation of women in different countries during the world war। वर्ल्ड वॉर के दौरान जो भी इनमें चेंजेस आए हैं वो आपको लिखनी है। तो आपको फिर से ध्यान देना है क्योंकि 1+1+1+1 पर ये कंटेंट है, इसलिए आपको इसको पॉइंट वाइज आंसरिंग करनी है। और पॉइंट वाइज आंसरिंग करने के बाद आपको नेक्स्ट की ओर चलना है। उसे ऐसे पॉइंट में लिखना है जो कि बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट हो, पॉइंट टू पॉइंट हो। तो आइए अब आगे चलते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी हमने देख लिए। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। 15 एंड 16 आर लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर आंतरिक विकल्प हैं, फिर से इनके अंदर इंटरनल ऑप्शंस हैं और 5 जो मार्क्स हैं वो इनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और इनकी जो वर्ड लेंथ है वो 100 वर्ड्स की होनी चाहिए। तो जो 5 मार्क्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वर्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फिर से 14 to 15 वर्ड लेंथ यदि हमको पॉइंट में नहीं दिया गया है और हमको इसको ओनली डिस्क्रिप्शन फॉर्म पे लिखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पे लिखना है, तो आपको कम से कम 15 से 18 लाइन आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है जिससे आपके 100 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। और यदि ऐसा नहीं है, इस तरीके से ये पॉइंट में दिया है, तो आपको इसको 1 by 1 5 पॉइंट्स में इसको डिस्क्राइब करना है जिससे आपको एक एक पॉइंट पर एक एक नंबर पूरी तरीके से मिल सके। आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर से हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में वैश्वीकरण के 5 प्रभाव लिखिए। राइट 5 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ तक हो सके इन सब जो क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ इनको आप एक बार ज़रूर देखिए, हो सकता है इस बार आपके क्वेश्चन पेपर पर आ जाए। बैंक के 5 कार्य लिखिए। राइट 5 फंक्शंस ऑफ बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के 5 कार्य लिखिए। राइट 5 फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन फिर से ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी तैयारी आप लोगों को कर लेनी चाहिए। आइए अब हम आगे के लिए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 एवं 18 दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प हैं और 6 नंबर हैं जिनकी अधिकतम शब्द सीमा है 150। क्वेश्चन नंबर 17 and 18 आर large answer type questions. Each question has internal options and carries 6 marks. Word length is 150 words. मतलब अब हमको यहाँ पर अपने आंसर को कंप्लीट करना है विद इन 15 to 20 to 25 लाइन्स। आपको 15 से 25 लाइन के बीच में इसको कंप्लीट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो, क्योंकि ये हमारे 150 वर्ड्स में हैं। अब ये क्योंकि 6 पॉइंट को लेकर चल रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम 6 पॉइंट होने चाहिए। किसी भी हम क्वेश्चन के आंसर को यदि लिख रहे हैं तो हमारे पास इसकी लेंथ जो है वो मैंने पहले ही बताया कि 15 से 20 लाइन के आसपास होनी चाहिए। और यदि ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, केवल 6 नंबर नहीं लिखा है, तो आपको इसको बहुत अच्छा है कि आप यदि इसे इस तरीके से पॉइंट वाइज 6 पॉइंट में इसको डिस्क्राइब करें। आइए अब हम इसको भी देखते हैं। फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री के कार्यों का वर्णन कीजिए। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर।
दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आपको 2019 के क्वेश्चन पेपर को लेकर इसलिए बताया क्योंकि ये 1 साल के पहले हुआ क्वेश्चन पेपर है और अधिकतर 1 साल के पहले की चीज़ें रिपीट होती हैं। कई बार ये भी होता है कि पिछले साल के भी पेपर्स के क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं क्योंकि वो अच्छे होते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस भी देखने हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ से बहुत अच्छे कुछ क्वेश्चंस को बता दिया है जिनके रिपीट होने की संभावनाएं हैं। एक मैं और कहना चाहूँगी यहाँ पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चंस को भी। क्वेश्चन नंबर 14 ये जो आप देख रहे हैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यदि ये 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का भी आता है तो आपको इसको कैसे करना है ये मैं बता रही हूँ। ये क्वेश्चन फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उपवन भूमि कृषि भूमि से भिन्न है, अपने विचार लिखिए। गार्डन लैंड इज डिफरेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। देन सेकंड क्वेश्चन, इसके जो इंटरनल ऑप्शनल में है वो है परती भूमि बंजर भूमि से भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। बैरन लैंड इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टलैंड, क्लैरिफाई। आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, यदि हमारे पास कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले हमको ये करना है कि हम जिस जगह आंसर लिखने वाले हैं उस जगह में हमें इसके लिए 2 कॉलम बना लेने हैं। कभी भी इस टाइप का प्रश्न आता है जिसमें डिफरेंस देने हो तो वहाँ पर हम पहले यहाँ पर आंसर नंबर लिखें कि कौन से आंसर का है। ये जैसे 14 का था तो हमने आंसर नंबर लिखा 14। देन हम यहाँ पर इस तरीके से कॉलम बना लेंगे और कॉलम में एक तरफ हम यहाँ पर बताएंगे कि ये कौन से उसमें है। जैसे कि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि उपवन भूमि, या हम इसको कह रहे हैं गार्डन लैंड, और सेकंड पर हम लिखेंगे कि कृषि भूमि मतलब एग्रीकल्चर लैंड। ये हमने इस तरीके से इसको लिखा और इस तरीके से लिखने के बाद हम यहाँ पर 1 बाय 1 दोनों ओर रिस्पेक्टिवली उन्हीं डिफरेंस को लिखेंगे जिनके द्वारा हम यहाँ पर 4 नंबर की बात करते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर जो भी लिखें फर्स्ट पॉइंट पर जो गार्डन लैंड के लिए लिखेंगे उसी से ही रिलेटेड हम कृषि भूमि के लिए लिखेंगे। जब हम सेकंड पॉइंट पर जो लिखेंगे उसके सामने हम उसी से ही रिलेटेड जो डिफरेंस है वो सेकंड अनदर टॉपिक के लिए हम डिस्क्राइब करेंगे। इस तरीके से हम 1 बाय 1 जो भी हमारे सामने होगा उसको हम ऐसे अगर डिस्क्राइब करते हैं तो हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और सही तरीके से, क्योंकि ये चेकर को भी दिख जाता है कि इनमें जो डिफरेंस है वो किसका इसके साथ यहाँ पर मैच कर रहा है, तो वो भी बहुत अच्छे से आपको पूरे के पूरे नंबर देता है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम इसके डिफरेंस को ऐसे लिखें कि वो हमें पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पर दे सके। जैसे कि यहाँ पर आइडियल आंसर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो आपको लिखा होता है वहाँ पर उसके ही अगेंस्ट जो सेकंड का है वो डिफरेंस वहाँ पर दिया गया है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है कि जैसा भी हो यहाँ पर हमको उन्हीं को ही देना है जो कि उसी से ही रिलेटेड डिफरेंस को बताते हों। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमको ध्यान में रखनी है। आइए एक बार इसे मैं इंग्लिश में भी क्लियर कर देती हूँ कि इफ़ देयर राइट question like difference between, then we have to write this way: 2 different columns, they are respectively points for difference in that topics. Okay, it 1 by 1 and point wise difference between these 2 topics. Okay, then हम फिर से अंतिम प्रश्न की ओर आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट 6 मार्क्स को इंडिकेट करता है। तो यदि ये क्वेश्चन डायरेक्ट 6 मार्क्स को इंडिकेट करता है तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये 20 to 25 लाइंस को क्लियर करेगा। और इसके बाद यदि हम यहाँ पर बात करें तो अगर हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 6 पॉइंट यदि हम दे देते हैं
तो भी हमारा आंसर यहाँ पर पूरी तरीके से पूरे नंबर हमको देगा। तो ये तो बहुत अच्छा है कि हम उसे पूरे नंबर के साथ एक पैराग्राफ में लिखने की अपेक्षा पॉइंट वाइज हम उसे डिस्क्राइब करें 6 पॉइंट में। तो इस तरीके से आपको इसे ध्यान देना है। अब यदि हमारे पास कोई मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, नक्शा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तब हमको क्या करना है, तब हमको हमारा नक्शा लेना है और उसमें फिर जो मैप हम लेंगे उसमें याद से उस क्वेश्चन के नंबर को लिखना है जहां पर हमको डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले ऊपर में हम मैप के किनारे कॉर्नर पर हम क्वेश्चन नंबर को लिखेंगे और उसके बाद अपना रोल नंबर हम याद से लिखेंगे कि हमारा रोल नंबर क्या है, क्योंकि ये कॉपी के पीछे हम जब लगाते हैं तब कभी मान लो ये यदि हट गया या किसी कारणवश गिर गया, कहीं गुम हो गया, तो उस समय वो जो रोल नंबर है वो हमको बताता है कि ये किस कॉपी का है। तो इसलिए वहाँ पर याद से रोल नंबर जरूर लिखें। नक्शे में जो आपको दर्शाना है, जिन बिंदुओं को, जिन संकेतों को, जिन जगहों को, उनको आप ध्यान से दर्शाइए और नीचे जो कॉर्नर होता है जहाँ पर खाली जगह होती है, वहाँ पर जिन संकेतों का आपने उपयोग किया है उसे याद से डिस्क्राइब कीजिए कि किस संकेत को आपने क्या कहा है। इस तरीके से हमें एक पूरे क्वेश्चन पेपर के साथ जो जो चीज़ें दी हुई हैं उन चीज़ों को हमको वहाँ पर लिखते हुए अपने आंसर को कंप्लीट करना है। लास्ट का जो 5 मिनट हमको मिलता है, उस 5 मिनट में पहले आप चेक कर लीजिए कि क्या सारे जो आंसर्स हमने कहे हैं वो सही हैं, जितने हमको चाहिए वो मिल गए हैं, कहीं कोई छोटा तो नहीं है। ये सब चीज़ें देखने के बाद आप अपने आंसर को लिखना ख़त्म कीजिए और पूरी तरीके से फिर से तैयार हो जाइए कि क्या मैंने पूरे प्रश्न के उत्तर दे दिए हैं, कुछ बचा तो नहीं है और मैंने वो सभी प्रश्न हल कर लिए हैं जो मुझे सफलता की ओर लेकर जाते हैं। सबसे पहले जो चेकिंग है वो इस चीज़ की भी कर लीजिए कि जो आपको आंसर शीट मिली है उसमें आपने सेट क्रमांक सही लिखा है कि नहीं लिखा है, आपने अपना अनुक्रमांक रोल नंबर वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, उसको इन वर्ड शब्दों में, अंकों में सही तरीके से आपने लिखा है कि नहीं, पर्यवेक्षक इन्विजिलेटर का साइन है या नहीं, आपने अपना हस्ताक्षर किया है या नहीं, डेट, दिनांक, विषय, विषय का कोड, सब्जेक्ट कोड आपने सही तरीके से डाला है या नहीं, और माध्यम मीडियम आपने कैसा लिखा है। मीडियम यदि आपका हिंदी है तो आप वहाँ पर हिंदी लिखेंगे और माध्यम यदि आपका इंग्लिश है तो आप वहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे। इस तरीके से कंप्लीट करते हुए आप फिर कॉपी को देने के लिए तैयार हैं। आशा है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगा। इट इज़ अ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू एंड योर एग्जाम्स। So, thanks for watching my video.